वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं IBPS क्लर्क 2020-21 के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके लिए सक्सेस प्लान बनाने जा रहा हूं। आपका एग्जाम ठीक 3 मंथ्स के बाद है, यानी 5 दिसंबर। आपके पास 90 डेज का टाइम है। क्या इन 90 डेज में प्रिपरेशन संभव है? ये एक सवाल है, इसका मैं जवाब दूंगा। और अगर कोई आज ही प्रिपरेशन करते हैं तो क्या उनके लिए कोई संभावना बनती है? इसके बाद जो पहले से प्रिपरेशन करते चले हुए आ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो लगातार IBPS RRB का एग्जाम देंगे, PO का, क्लर्क का और IBPS PO का भी देंगे, उनका क्या अप्रोच होना चाहिए IBPS क्लर्क की ओर? इनके बीच तालमेल कैसे बैठेगा? तो इन सारे सेक्शंस पर मैं बात करूंगा, और ये भी कि इसकी वैकेंसी इतनी कम है, कंपटीशन कितना टफ होगा। स्टेट्स वो तो अपना ही होना चाहिए। इस कोरोना काल में किसी दूसरे स्टेट से जाने का मतलब नहीं है, लेकिन जो वैकेंसीज हैं कितनी हैं, उसमें क्या इजाफा हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, इन सारी चीजों पर मैं विस्तार से बात करने जा रहा हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। www.amarsir.in पर हाई लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन का लाइव क्लास शुरू हो रहा है, और ये डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। इसमें ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें मैं PDF देता हूं आपको, प्री और मेन सारे एग्जाम के लिए जितने भी वीडियोस बनते हैं उनका। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि वैकेंसीज बहुत कम है, 1557। क्या इन वैकेंसीज के लिए कोई संभावना बनती है? तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि ये जो वैकेंसीज हैं, इसमें आप गौर कीजिए, 1557 वैकेंसीज, इसमें बहुत सारे बैंकों ने अभी रिपोर्ट नहीं किया है वैकेंसीज का, यानी ये 1557 नहीं है, ये 3000 जरूर पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी 3000 बहुत कम वैकेंसी है। और इनमें क्या चांसेस बनते हैं, थोड़ा सा मैं वैकेंसीज पर बात करूं अगर, तो आप देखिए मैंने दिखाया है यहाँ पर स्टेट वाइज कि महाराष्ट्र में अच्छी वैकेंसीज हैं, और वैकेंसीज का आना तो है ही। समझ लीजिए जो भी वैकेंसी जहां है वो लगभग डबल हो जाएगा, लगभग डबल। तो महाराष्ट्र में अच्छी वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और वेस्ट बंगाल, कंपैरेटिवली जितनी वैकेंसीज हैं उनमें यहां अच्छी वैकेंसीज हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा कि तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली और झारखंड, यहां पर एक एवरेज वैकेंसीज है। और आगे वैकेंसीज का ब्यौरा मैंने दिया है। इसमें थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि राजस्थान, यहां से वैकेंसीज बहुत कम है, और वहां कंपटीशन भी काफी टफ होता है। तो राजस्थान की वैकेंसी सचमुच में कम है, ये एक रिमार्केबल बात है। कर्नाटका और तेलंगाना, यहां से वैकेंसीज हमेशा अच्छी लगती थी, पर इस बार वो वैकेंसीज कम है। इसके बाद आप देखिएगा, मैंने जो इसमें नोट किया है, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहां से भी वैकेंसीज कम है। इन जगहों से वैकेंसीज कम है। फिर कहता हूं जो भी वैकेंसीज हैं वो लगभग डबल होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है, पर मैं ये कहता हूं कि वैकेंसी जो भी हो, ठीक है, उसका जो भी असर होना है, लेकिन यदि आप सही ढंग से प्लान करके इस सबसे बड़े समूह बैंकों के इसके एग्जाम में अपीयर होते हैं तो पास करने की संभावनाएं बनती हैं। इवन फ्रेश जो प्रिपरेशन करेंगे तो 3 मंथ्स में प्रिपरेशन आसान नहीं है, और सक्सेस भी आसान नहीं है। मैं प्लान बताऊंगा, लेकिन बहुत ऊंची दर्जी का मेहनत करना पड़ेगा एक नए स्टूडेंट को, तभी सक्सेस में मिलेगा।
मैं ये नहीं कहने वाला 15 डेज का प्रिपरेशन, 30 डेज का प्रिपरेशन, ये सब कुछ नहीं होता। जब तक सब्जेक्ट पर कमांड नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। 90 डेज बहुत कम है, लेकिन यदि आप पूरे डेडिकेशन के साथ उस स्तर का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सक्सेस मिल सकता है। ये सबसे पहले मैं कह देना चाहता हूं। लेकिन इस बीच जो भी प्रिपरेशन करेंगे वो आधार बनेगा आपके आगे के प्रिपरेशन का। ठीक है, आप देखिए, आपको कुल मिलाकर के 90 डेज है। इसमें 2 से लेके 23 तक आपका फॉर्म फिलअप होना है। 5 दिसंबर को इसका एग्जाम होना है, प्री 5 दिसंबर। 12 और 13 दिसंबर को प्री एग्जाम होना है। 31 दिसंबर तक इसका रिजल्ट आना है। 24 जनवरी को मेन एग्जाम होना है। 24 जनवरी को इसका मेन एग्जाम होना है। तो प्री के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद का तो कुछ मतलब नहीं है, लेकिन प्री के बाद आपको करीब करीब, जिनका पहले एग्जाम हो जाएगा उनको 1.5 मंथ्स के आसपास, और जिनका बाद में होगा उनको लगभग 40 डेज का मिलेगा। बात करेंगे अप्रोच, डिटेल बात करना है पढ़ने के पूरे तरीके पर भी। आइए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें, डिटेल आप नोटिफिकेशन में देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो सब तो है ही, मैंने उसको नोट नहीं किया। ठीक है, इसमें आप ये देखिए कि एज जो है वो 1 सितंबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो को आपका मिनिमम 20 इयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 28 इयर्स होना चाहिए। 20 जरूर हो जाना चाहिए 1 सितंबर तक, और 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री है, ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इक्विवेलेंट। हाँ, इसका जो रिजल्ट है वो लास्ट डेट जो था है आपके फॉर्म फिलअप का 23 सितंबर, उस समय तक आपका रिजल्ट निकल जाना चाहिए, ये साफ साफ कहा गया है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न आप सभी परिचित हैं। प्री एग्जाम जो है उसमें करंट अफेयर्स नहीं होता। प्री एग्जाम में इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है और रीजनिंग एबिलिटी है। देख लीजिए आप, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसमें सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ है। 20 मिनट्स में इंग्लिश सॉल्व करना है, 20 मिनट्स में आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी करना है, 20 मिनट्स में आपको रीजनिंग करना है। तो सेक्शनल कट ऑफ भी है और सेक्शनल टाइमिंग का भी अपना महत्व है। इसके बाद जब आप मेन में जाएंगे तो मेन एग्जाम के लिए, तो मेन एग्जाम में ये जो इसमें सेक्शन है, दरअसल 5 सेक्शन है जिनको 4 बनाया गया है कंप्यूटर को रीजनिंग के साथ अटैच करके। तो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी के साथ कंप्यूटर है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। और ये सभी 50-50 क्वेश्चंस के हैं, सिवाय इंग्लिश के जो कि 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स है। टोटल समझ लीजिए मेन एग्जाम में 190 क्वेश्चन के लिए टोटल 200 मार्क्स है, 160 मिनट्स का टोटल है। ये समझ गए, ये एग्जाम पैटर्न है। साइजेबल नंबर, सेक्शनल तो आपको पास करना ही है, ओवरऑल भी एक मिनिमम कट ऑफ पास करना है, तभी उस मेरिट लिस्ट में आप आएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों पर पहले क्लियर हो जाना चाहिए। ये एग्जाम क्लर्क का एग्जाम है, IBPS क्लर्क, जिसमें अभी 11 जो बैंक्स हैं उन्होंने वैकेंसीज दी हैं मतलब कुछ को देना बाकी है, जो लोग इससे एसोसिएटेड हैं जितने बैंक्स। तो ये एग्जाम काफी स्टैंडर्ड एग्जाम है। ठीक है, IBPS PU जैसा तो नहीं है, SBI PU जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कम भी नहीं है। सिवाय कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जैसे मैथमेटिक्स में बोलेंगे तो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन नए फॉर्म में जो पूछा जाता है, तो एकदम वैसा तो नहीं है, लेकिन नया फॉर्म तो यहाँ भी है। IBPS क्लर्क का जो मेन एग्जाम है उसके क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड हैं, यानी प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड ऊंचा होना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। और वैकेंसीज भी चाहे
डबल क्यों ना हो जाए, ओवरऑल ये काफ़ी कम रहेगी पिछले वर्षों की तुलना में। इसलिए कंपटीशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जितना भी कह रहा हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कह रहा हूँ, मतलब आपको एक चैलेंज भी दे रहा हूँ कि ये चैलेंज है कि काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। झूठ बोल देने से कुछ होता नहीं है। रियल मोटिवेशन रियल चीज़ों पर आधारित होना चाहिए। अगर हम पास कर सकते हैं तो पढ़ने का मन करेगा। झूठा आश्वासन उस ओर नहीं ले जाता। इस आश्वासन का एक दूसरा पहलू ये भी है कि जो आप पढ़ेंगे वो तो पढ़ रहे हैं ना, जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव वर्क है, इसलिए यहाँ कहीं भी निराश होने के लिए कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, मैं क्वांट, प्री, मेन इन सब पर पहले डिटेल बात कर लूंगा, इसके दूसरे सेक्शन पर बात करूंगा, और तब जो मैंने कहा कि नए स्टूडेंट, पुराने स्टूडेंट्स, इन सबों में क्या डिफरेंसेस हैं, प्री, मेन, इनमें क्या तालमेल होना चाहिए और दूसरे एग्जाम्स के साथ इसका तालमेल कैसे होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्री और मेन एग्जाम। पहला सवाल यही उठता है, आप देखिए कहीं भी वैकेंसी आती है, ये वैकेंसी आई, बस प्री का प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। प्री प्री प्री, ये प्री और मेन क्या होता है? प्री का अलग और मेन का अलग होता है, ऐसा कहीं है? अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस तो प्री में भी आएगा, मेन में भी आएगा। डीआई में यूज है, प्री में भी है, मेन में भी है। चैप्टर पर कमांड होना चाहिए ना, और 90 डेज कम होने के बावजूद उतना कम नहीं है। अगर फुल डेडिकेशन के साथ एक नया स्टूडेंट प्रिपरेशन शुरू कर दे और वो डेविएट नहीं हो, डेविएट का मतलब क्या है? बेकार के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, उसी के पीछे व्यक्ति पागल, उटपटांग क्वेश्चंस, पढ़ने की इच्छा ही मर जाती है। उटपटांग क्वेश्चन नहीं बनते, पढ़ने का मन नहीं करता और वो रिद्म ही टूट जाता है। अरे ऑनलाइन टेस्ट आपको बहुत देना है तो वीक में एक टेस्ट दीजिए, टेस्ट कर लीजिए अपना। लेकिन रोज रोज टेस्ट और एक से ज्यादा टेस्ट रोज, ये तो आपका टाइम वेस्ट करता है, एनर्जी भी वेस्ट करता है। पढ़ने के बाद एक बार टेस्ट ले लीजिए। मैं तो ऑफलाइन बोलता हूं, चलिए आपको बहुत ऑनलाइन से लगाव है तो ऑनलाइन ही दे दीजिए कोई अच्छा टेस्ट। लेकिन टेस्ट आपके प्रिपरेशन को आगे नहीं बढ़ाता, ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला आगे बढ़ाता है। पढ़ने के बाद जब आप प्रीवियस पेपर पर टेस्ट देते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। क्वेश्चन को दोबारा आप देखते भी हैं, फिर सोचते हैं कि कहाँ पर हमने गलती की। तो अगर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं, तो एक फ्रेश स्टूडेंट के लिए भी संभावना है। मैं कह रहा था प्री मेन, तो दरअसल क्या है, कुछ चैप्टर्स मेन के ख्याल से इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चैप्टर्स मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, समझ लीजिए कैसलेट, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, लाइक दैट। इसको शुरू में पूरे पैटर्न को समझ लेना जरूरी है। सच तो यह है कि जितने चैप्टर्स मैं मेन के लिए बोलूंगा प्री में भी आएगा, सिर्फ उसका लेवल थोड़ा कम रहेगा, तो पढ़ तो लेना ही चाहिए। तो शुरू में मैं चाहता हूं कि इस 90 डेज में, फर्स्ट 30 डेज में आप मेन को ध्यान में रख के थोड़ा डीआई का, क्या होता है डीआई, ये देखिए। मैंने जितना भी सॉल्व किया है, ठीक है, और पढ़ने का ऑर्डर अलग होता है, बेसिक कैलकुलेशन से शुरू करते हैं, वो सब बात करेंगे। लेकिन जब एग्जाम सामने आ जाता है तो पढ़ने का अप्रोच थोड़ा बदलता है। एक बार अभी डीआई के कुछ क्वेश्चंस मैंने इतने सारे सॉल्व किए हैं, लगातार कर भी रहा हूं, उनमें से कुछ देखिए ताकि समझ में आए कि होता क्या है। प्री में भी आना है, मेन में भी आना है। थोड़ा सा डेटा सफिशिएंसी भी समझिए। मैं जब भी पढ़ाता हूं ये सोच के पढ़ाता हूं कि पहले से कोई ना पढ़ा हो तो भी उसे समझ में आए, इसलिए उतना वरीड होने की जरूरत नहीं। और अब तो इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रहा हूं, पीडीएफ भी दे रहा हूं टेलीग्राम ग्रुप में। तो एक नया स्टूडेंट ऑर्डर को तोड़ के मेन एग्जाम की कुछ चीजों को पढ़ सकता है। सिस्टमेटिक प्रिपरेशन कैसे होगा तो मैं बोलने जा रहा हूं, बोलता हूं। लेकिन मेन का जितना भी पोर्शन है, पोर्शन मतलब आगे बोलूंगा अभी, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, कैसलेट,
क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, स्पेशली अभी पढ़ के उसको समझ लीजिए चैप्टर क्या होता है, क्योंकि ये प्री में भी आएंगे थोड़े आसान क्वेश्चन के रूप में, लेकिन रियल में जो पढ़ने का तरीका होना है। बात करता हूं, अभी टॉपिक था प्री मेन, तो फर्स्ट 30 डेज मेन पर कंसंट्रेट करेंगे, प्री का थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। प्री का मतलब प्री के ख्याल से जो मैं बोलने वाला हूं। सेकंड 30 डेज जो आएगा उसमें दोनों पर बराबर बराबर वेटेज देंगे, प्री प्लस में। और जो थर्ड 30 आएगा एग्जाम से पहले का, उसमें ओनली प्री के लिए फोकस करेंगे, क्योंकि कंपटीशन टफ होने वाला है। प्री में कंसंट्रेट नहीं करेंगे लास्ट 30 डेज में तो फिर पास करने में दिक्कत होगी। वैकेंसीज कम है, कंपटीशन काफी है। इस कोरोना पीरियड में जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई पर कंसंट्रेट किया, अच्छी तैयारी की है, इसलिए कंपटीशन तो टफ होना है। तो एग्जाम से पहले का 30 डेज 100% प्री एग्जाम पर कंसंट्रेट करना है, ये मुझे पहले कहना था। ठीक है, पुराने स्टूडेंट्स और उनमें जो डिफरेंसेस है वो सब बात करूंगा। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए ऑर्डर है, अभी भी मैं ऑर्डर पर आगे बोलूंगा। कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में, क्वांट में, बेसिक कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन तो आता ही है, लेकिन कोई भी चैप्टर में यदि स्पीड आपको बढ़ानी है तो मेरा जो कलेक्शन है बेसिक कैलकुलेशन का, उस पर कमांड हासिल कीजिए। मैं इसको की पॉइंट मानता हूं। परसेंटेज, मेरे जो सॉल्व करने का तरीका है उस तरीके से यदि आपने कंसंट्रेट कर दिया और परसेंटेज को समझ गया, एवरेज को समझ गए, जितना बड़ा डंडा उतना बड़ा गड्ढा, और मेथड ऑफ एलिगेशन को समझ लिया, ये पूरे मैथमेटिक्स में कहां एग्जिस्ट करता है अलग बात है, लेकिन ये की रोल अदा करता है। ये दूसरों से आपको लीड दिलाएगा, ये आपको पास करवाएगा। न सिर्फ स्कोर आगे बढ़ेगा, फास्ट बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये चैप्टर्स लीडिंग रोल में हैं। मैंने इसके पहले एसबीआई पीओ के लिए भी कहा था, आईबीपीएस पीओ के लिए भी कहा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए भी कहा, इसके लिए भी कह रहा हूं। ये लीड रोल में है। ये समझ लीजिए आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, और इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग नहीं रहेगी तो आप सामना कैसे करेंगे बीमारियों का। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। मैथमेटिक्स में मैं नए स्टूडेंट के ख्याल से बात कर रहा हूं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो पहले से कर रहे हैं, उनके लिए भी करूंगा। लेकिन ये बात तो सबके लिए है ना, कमांड तो सबों का होना चाहिए। रियल में मैथ्स ये है। मैं कहता हूं नया स्टूडेंट शुरू करे बेसिक कैलकुलेशन से, उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पढ़े, फिर पार्टनरशिप पढ़े, फिर एवरेज पढ़े, फिर परसेंटेज, फिर सिंपल, फिर कंपाउंड। यहां तक पढ़ते पढ़ते जो मेरे पढ़ाने का तरीका है उसके कारण उनके अंदर मैथमेटिकल स्किल डेवलप हो जाएगा। मैथमेटिक्स दिखता है। ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है ये साकार होने लगेगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही उसी तरीके से। ये ऑर्डर है, शुरू के 5-6 चैप्टर्स का ये ऑर्डर है। इसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शुरू में ये 5-6 चैप्टर। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का कलेक्शन है उसमें टाइम एंड डिस्टेंस, स्ट्रेन, बोटन स्ट्रिंग, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टर्न, इस पूरे ग्रुप का अपना महत्व है। इस 5 चैप्टर्स पर यदि आप कमांड कर लेते हैं तो प्री से लेके मेन तक समझ लीजिए बल्ले ही बल्ले है। मतलब आप बहुत अच्छा फील करेंगे। किन किन चीजों का क्या क्या रोल है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद मेथड ऑफ एलिगेशन मैंने पहले ही कहा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी मैंने आप सबों को पढ़ाया है, मैंने देखा है, आपने अच्छा परफॉर्म किया है। इस पर कमांड होना है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने हैं उसमें एक भी नहीं छूटेंगे। ये आपको लीड दिलाएगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। इसके बाद मेन के ख्याल से जो मैंने कहा, इसमें से अगर हम बोलें कि सिंप्लीफिकेशन प्री का है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, नंबर सीरीज,
यहां से लगभग 15 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 20 भी हो सकता है, मेन में भी आएंगे। मेरा स्टूडेंट्स इसके 15 क्वेश्चन को 5 से लेके 6 मिनट में बनाता है। समझ लीजिए इन 3 सेक्शंस में अगर 20 क्वेश्चंस आ जाए या 18 आ जाए या 15 आ जाए और 15 को एट द रेट ऑफ 6 मिनट्स बनाए तो उसको कितना बड़ा एडवांटेज मिलेगा। डेटा इनइक्वालिटी भी वैसा ही है, मतलब कुल मिला के 20 तो इसमें से आना है, ऐसा है। ठीक है, अब आप ये देखिए, प्री में एक DI से ज्यादा नहीं आएगा, चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे, कुल मिलाकर के 35 क्वेश्चंस होना है। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हैं जिन पर आपको सही तरीके से स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट के साथ, ऑब्जेक्टिव नेचर के साथ, हर चैप्टर्स के 50 प्लस ओवरऑल 100 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। 3 मंथ्स आपके पास है, लेकिन आप एक बार बनाते हैं, सॉल्व करते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि वो हो गया, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, एग्जाम में नहीं बनेगा। जिन 100 क्वेश्चंस को आपने बनाया है उसको एग्जाम तक 2 बार और रिपीट करना पड़ेगा, 3 टाइम्स कम से कम चाहिए। पहली बार तो बस समझेंगे, दूसरी बार एप्लीकेशन समझ में आएगा, तीसरी बार दिखाई देगा, 3 बार जब तक नहीं करेंगे कमांड नहीं होगा। अगर इतने दिनों में कोई सेक्शन वीक रह जाता है, रह जाने दीजिए, लेकिन जो पढ़िए ठीक से पढ़िए। ठीक है, मेन एग्जाम पर अगर हम बात करें तो उसमें देखिए डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये जो पूरा सेक्शन है मिला के है, तो उसका नाम तो क्वांट ही है, पीओ जैसा नहीं है। मैंने कह दिया DI एंड मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स 50 क्वेश्चंस में करीब करीब 15 होते हैं, और ये रियल में स्टूडेंट को के लिए प्रॉब्लम भी हैं, चैलेंज भी हैं, और जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए अवसर भी है। सबसे आएंगे, ये सब कुछ नहीं है, चाहे कैसलेट हो, डेटा सफिशिएंसी हो, क्वांटिटी 1 2 हो, ये सब पूछने का तरीका है। अदरवाइज वही चैप्टर्स के क्वेश्चन जिनको हम मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, वही इन फॉर्म्स में आते हैं। बी ऑप्टिमिस्टिक, आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, आप मेहनत करने जा रहे हैं, अपने कैरियर का निर्माण करने जा रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए कि आपको सक्सेस मिलेगा, और अगर किसी कारण से कोई कसर रह गई तो ये मेहनत अगली बार जरूर सफल होगा। इसलिए बी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। राइट अप्रोच ये है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग ऑब्जेक्टिव वे होता है, जो मैं बार बार दिखाता हूं। वो राइट अप्रोच जरूर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खूब फॉर्मूला रटे जा रहे हैं, एक एक पेज में बनाए जा रहे हैं। मैथमेटिक्स सहज सरल होना चाहिए। एग्जैक्ट कोर्स जो पढ़ना है वही पढ़ेंगे, उटपटांग क्वेश्चंस प्रैक्टिस पेपर के रूप में आते रहते हैं, उनमें जाना वेस्टेज ऑफ टाइम है। एप्रोप्रिएट मेथड का यही मतलब है कि एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सॉल्यूशन, जो तरीका मैंने बताया सॉल्व करने का। ऑनलाइन टेस्ट को मैं अवॉइड करता हूं, चाहता हूं कि आप अवॉइड करें। कभी बहुत इच्छा हुई तो महीने में एक दे दीजिएगा, लेकिन फुल लेंथ टेस्ट को एकदम अवॉइड कीजिए। उसके मैथमेटिक्स का दे सकते हैं, उसके रीजनिंग का दे सकते हैं, उसके इंग्लिश का दे सकते हैं, उससे भी अच्छा है मैथमेटिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स का चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। वो ऑनलाइन दीजिए, ऑफलाइन दीजिए, जो भी दीजिए। एजेस का देना है तो 10 क्वेश्चंस उठाइए और करीब करीब 6-7 मिनट्स में बनाने का प्रयास कीजिए, और ऐसा ही लगातार कीजिए सारे चैप्टर्स का। यही इंग्लिश में भी, यही रीजनिंग में भी, यही दूसरे सेक्शन में भी, उसका फायदा है। तो चैप्टर वाइज टेस्ट को प्रेफर कीजिए। ऐसा नहीं है तो प्रीवियस ईयर पेपर से उठा के लाइए, सॉल्व कीजिए, वहां से बनाइए। जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और रीजनिंग के बारे में एक साथ में ये बोलना चाहता हूं कि अभी प्री एग्जाम में तो नहीं है जनरल अवेयरनेस, वो तो मेन में है।
लेकिन प्री के बाद मेन में जो मेन चीजें हैं उसको पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा और थोड़े से समय में पढ़ना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस, तो पूरा टाइम आपका उसी में चला जाएगा और पूरा का पूरा एग्जाम का जो प्रिपरेशन है, स्ट्रैटेजी है, चौपट हो जाएगी। इसीलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको लगातार जारी रखिए और अभी से कम 1 आवर आप देते रहिए। 3 मंथ्स में अगर रोज 1 आवर आप देते हैं करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस पर, तो आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, आगे प्रेशर नहीं रहेगा। इंग्लिश के साथ यही जुड़ा हुआ है। इंग्लिश को 2 पार्ट में लीजिए। एक है इंग्लिश की समझ, जो कि बैंक टेस्ट करता है कॉम्प्रिहेंशंस के माध्यम से कि आप पढ़ के उसको कितना समझते हैं। तो ये तो डेली रूटीन का सवाल है कि आपका इंग्लिश के साथ सरोकार कितना है, आप इंग्लिश में चीजें, पेपर पढ़ते हैं कि नहीं, इंग्लिश में बात करते हैं कि नहीं, इंग्लिश में न्यूज सुनते देखते हैं कि नहीं, मतलब इंग्लिश के साथ आपका संबंध कितना है, ये पता चलता है। और दूसरा है इसका ग्रामर सेक्शन, वो कंटिन्यूअस चलना चाहिए, लगातार चलेगा, आप अच्छा करेंगे। लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है उतना परेशान नहीं होना है, उसमें ज्यादा स्कोर नहीं करेंगे, चलिए उसको क्वालिफाई करेंगे, इसकी भरपाई दूसरे सेक्शन में करेंगे। जब एग्जाम डिक्लेयर हो जाता है, फॉर्म फिलअप हो जाता है, इसके बाद इस तरह का जो वीक सेक्शन है इसको स्ट्रांग बनाने का प्रयास कभी नहीं करते। जिनकी इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये मत सोचिएगा, क्योंकि इसके लिए इतना समय देना पड़ेगा जो दूसरे सेक्शन के लिए जरूरी था, वहां आप ज्यादा स्कोर कर पाते। इसीलिए परेशान मत हुई, आप रीजनिंग और जो इसका मैथ वाला सेक्शन है उसमें करके प्री में अच्छा करेंगे। ठीक है। रीजनिंग का जो सेक्शन है, रीजनिंग तो रियल में दिमाग है, आपका आईक्यू है। सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको उसका वे पता चलता है, अदरवाइज आप कितना अच्छा सोचते हैं, तार्किक क्षमता क्या है, यही तो रीजनिंग है। फिर भी एक अच्छा बुक फॉलो कर सकते हैं, आप किसी टीचर को फॉलो करते होंगे, कोई और सोर्स होगा, वो जो भी आपको अच्छा लगता है आप कीजिए। लेकिन रीजनिंग में जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें जो भी है ले दे के पजल ही है, और पजल उसी तरह से प्रैक्टिस का सवाल है जैसे कि इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है। ठीक है। ये डिफरेंस क्या है बिटवीन बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड? मैंने अभी तक जो भी बात की, नया फ्रेश स्टूडेंट्स के ख्याल से बात की कि वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन जो पहले से एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं, एक नया अवसर, इससे अधिक कुछ नहीं। जब आप IBPS RRB PO का एग्जाम दे देंगे, प्री और मेन के बाद ही नहीं एग्जाम होगा, IBPS RRB PO के बाद IBPS PO का एग्जाम दे देंगे, प्री और मेन के बाद ही नहीं होगा, तो बचा क्या रह जाएगा? यानी आप ये भूल जाइए कि IBPS क्लर्क का एग्जाम भी निकला है और आपको एक टेंशन दे रहा है। नो, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, वन मोर अपॉर्चुनिटी। एक बार IBPS RRB PO में, क्लर्क में परफॉर्म किया, जो भी वीकनेसेस रहे दूर किया, IBPS PO में परफॉर्म किया और उसके बाद लगे हाथों IBPS क्लर्क भी दे दिए। यानी आपको ये एक अवसर देता है। मैंने लगातार देखा है कि जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं वो वैकेंसीज को लेकर के बहुत परेशान हैं। अरे आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, इन दोनों एग्जाम सीरीज में एपियर होकर के इसको पास करने जा रहे हैं, इसके बाद क्या फर्क पड़ता है कि कितनी वैकेंसीज है? कम से कम आप लोग तो मत सोचिए, वैकेंसीज के बारे में आप लोग तो मत सोचिए। इतना सब पढ़ने के बाद एक नया अपॉर्चुनिटी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आप सही तरीके से सही प्रिपरेशन करते हैं तो वैकेंसीज मायने नहीं रखती।
100 वैकेंसी होगी, उसमें भी सिलेक्शन होगा। लेकिन जैसे ही आप डेविएट होते हैं, आपका कंसंट्रेशन टूटता है, तो 1,00,000 की वैकेंसी में भी स्थान बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉरगेट दिस नंबर ऑफ वैकेंसी, इस पर ध्यान नहीं देना है। जस्ट डू योर वर्क। कैसे मेरा कोई स्टूडेंट 1 दर्जन एग्जाम पास करता है, टॉप करता है। पास करना एक हैबिट है, और जब आप पास करते हैं, वो लेवल आपका आता है, तो फिर हर एग्जाम पास करते हैं। बताइए, जो टॉप करने वाला स्टूडेंट है, उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज मायने रख रही है? फॉरगेट दिस सेक्शन। वैसे भी ये आपके हाथ में नहीं है। अर्थव्यवस्था का मामला है, वैकेंसीज का मामला है, कितने रिटायरमेंट्स हुए, बैंकों के मर्जर का मामला है, उनके मॉडर्नाइजेशन का मामला है। इसका फैसला गवर्नमेंट को लेने दीजिए। जस्ट डू योर वर्क। आपको तो बस पढ़ना है, जो कोर्स है उसमें अपने को तल्लीन कर देना है। आपको सक्सेस के बारे में सोचना है, अपनी मेहनत के बारे में सोचना है। तो पुराने स्टूडेंट्स के लिए मेरा कहना है, जस्ट 1 मोर अपॉर्चुनिटी, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे जो चल रहा है वैसे ही करेंगे आप। इस पर हम लोग बात कर चुके, ठीक है। मैं लगातार आपको हेल्प करता रहूंगा, जैसे जो समय मिलता है उसके मुताबिक। मेरा जो पूरा प्लेलिस्ट और वीडियोस है 2000 से ज़्यादा, एक ज़बरदस्त कलेक्शन है। इसमें जा कर के आप पढ़ेंगे, आपको किसी तरह की किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। और लगातार मैं नए नए फॉर्म में, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस सॉल्व करता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा, आपको मोटिवेट करता रहूँगा। मैं हर कदम पर आपके साथ हूँ। बी ऑप्टिमिस्टिक, फिर से मेरा कहना है, आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट।